दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि इतनी गरीब थी कि उनको 2 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता था। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहे थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने अपना शातिर दिमाग लगाकर एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उनका यह प्लान उन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो कहानी की शुरुआत में हम इस फैमिली को देखते हैं जो एक स्लम एरिया में रहते थे। खुशकिस्मती से उनके पास फोन था, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी और का वाईफाई हैक करके इंटरनेट चलाते थे। लेकिन उनके घर में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। वह नेटवर्क ढूंढने के लिए अपने घर के कोने कोने में फोन को ले जाते थे, और बाथरूम ही एक ऐसी जगह थी जहां पर नेटवर्क बहुत अच्छे आते थे। ये लोग 4 पैसे कमाने के लिए अपने घर में ही पिज्जा के बॉक्स बनाया करते थे, लेकिन इससे इतनी कमाई नहीं होती थी कि यह लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस फैमिली में 4 लोग हैं। पापा का नाम है किम और उसकी पत्नी का नाम है सोही, और उनके दोनों बच्चों का नाम है कीवू और कीजंग। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उससे मिलने आता है। वह अपने साथ उनके लिए एक गिफ्ट भी लाया था जो उसके दादा ने भिजवाया था। इन लोगों को लगा कि वो कोई खाने की चीज लाया होगा, लेकिन जब ये बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से एक पत्थर का एंटीक पीस निकलता है जो इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी काम का नहीं था। खैर, इसके बाद कीवू और किम बातें करते हैं। वहां मिन उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है जिसे वो ट्यूशन पढ़ाया करता था। मिन बताता है कि मैं कुछ दिनों में विदेश जाने वाला हूँ और तुम चाहो तो इसे इंग्लिश पढ़ा सकते हो। ये अमीर घर की लड़की है तो तुम्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा। जिस पर कीवू कहता है कि तुम्हारे कॉलेज के दोस्त भी तो है, तो तुम यह काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हो। तब मिन उसे बताता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और जब वो कॉलेज में आएगी तब मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, इसलिए मेरे वापस लौटने तक तुम इसका ध्यान रखना। कीवू को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो अपनी बहन कीजंग की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नकली डिग्री बनाता है और अगले दिन टीचर के इंटरव्यू के लिए चला जाता है। कीवू जब उस घर में पहुंचता है तो इतने बड़े आलीशान घर को देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन करने लगता है। वहां पर घर की मालकिन सुयोन कीवू से कहती है कि मुझे तुम्हारी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिन ने रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। लेकिन फिर भी वो कहती है कि आज पहले दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये देखना चाहती हूँ कि तुम पढ़ाते कैसा हो। वहां पर सुयोन की बेटी दाहो एक नए टीचर को देखकर बहुत घबरा रही थी। तब कीवू उसका हाथ पकड़कर उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिससे दाहो का सारा डर गायब हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सुयोन कीवू को उसकी फीस देती है और कहती है कि मैंने सोचा था तुम्हें मिन जितना ही पैसे दूंगी, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने थोड़े पैसे बढ़ा दिए हैं। इसके बाद वो उसे अपनी मेड से मिलवाती है और कहती है कि आज से हम इन्हें मिस्टर केविन कहकर बुलाएंगे। तभी वहां पर सुयोन का छोटा बेटा दासोंग आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा शरारती था। लेकिन सुयोन बताती है कि मेरे बेटे को पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है और उसके इस टैलेंट को मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। जाते वक्त वो बताती है कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सारे आर्ट टीचर रखे, लेकिन उसकी शरारतों की वजह से कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। तभी कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं एक ऐसी आर्ट टीचर को जानता हूँ जिसका अपनी फील्ड में बहुत नाम है और वो बच्चों को भी अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसका नाम जेसिका है। अगले दिन वो अपनी बहन को ही जेसिका बनाकर सुयोन से मिलवाने लाता है। वहां पर दाहो उन्हें छुप कर देख रही थी और जब केविन उसे पढ़ाने आता है तब वो उससे पूछती है कि वो जेसिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। ये सुनते ही एक पल के लिए केविन सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि दाहो उसे पसंद करने लगी है। इधर जेसिका दासोंग को पढ़ाने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो सुयोन को वहां से जाने के लिए कहती है। ये बात सुयोन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो एक बहाना बनाकर उनके कमरे में जाने की कोशिश करती है कि तभी वो देखती है कि जेसिका अब बाहर आ गई है। जेसिका सुयोन को बताती है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैंने आर्ट साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या दासोंग के साथ फर्स्ट ग्रेड में कुछ हुआ था। ये सुनते ही सुयोन चौंक जाती है। जेसिका बहुत ही सीरियस होकर उसे दासोंग की बनाई पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि इसमें दासोंग अपने किसी बचपन के ट्रॉमा को दिखाने की कोशिश करता है। वो यह भी कहती है कि मुझे दासोंग के लिए थेरेपी सेशंस भी लेने होंगे, लेकिन उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी बीच वहां पर सुयोन का पति पार्क काम से वापस आ जाता है। अब रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए पार्क अपने ड्राइवर से जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है। रास्ते में जेसिका उस ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस नहीं बताती और कहती है कि मुझे एक स्टेशन पर ही छोड़ दो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना अंडरवियर उतार कर उसी गाड़ी में छोड़ देती है।
क्योंकि वो इस ड्राइवर को नौकरी से निकलवाकर अपने पापा को ये नौकरी दिलवाना चाहती थी। लेकिन उसके पापा को कार चलाना तो आता था, लेकिन उसने कभी मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार नहीं चलाई थी। इधर जब पार्क अपनी कार से जा रहा होता है, तभी उसे कार में जेसिका की फेंकी गई वो चीज मिलती है। पार्क उसे उठाकर घर लाता है और सुयोन को उसके बारे में बताता है कि उनका ड्राइवर उनकी कार में क्या क्या करता है। उसे अपने ड्राइवर की इस हरकत पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि कोई लड़की यह सब करने के बाद अपने कपड़े ले जाना कैसे भूल सकती है। इसीलिए उसे शक होता है कि उसके ड्राइवर ने किसी लड़की को जबरदस्ती ड्रग्स दिया था। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देंगे। फिर जेसिका क्लास लेकर घर जा रही होती है, तब सुयोन उससे पूछती है कि कल रात ड्राइवर तुम्हें छोड़ने गया था, तो क्या रास्ते में कुछ हुआ था? सुयोन उसे बताती है कि मैं तो पहले ही एक स्टेशन पर उतर गई थी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? तब सुयोन उसे बताती है कि हमने उस ड्राइवर को एक शर्मनाक हरकत की वजह से नौकरी से निकाल दिया है। तब जेसिका कहती है कि वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, मेरे अंकल के ड्राइवर भी उसी की तरह कार चलाते थे। उनका नाम किम है, लेकिन मेरे अंकल विदेश चले गए हैं, इसीलिए आजकल वो घर पर ही खाली बैठे हैं। ये सुनकर सुयोन ने कहा कि कोई जान पहचान वाला होगा तो बहुत अच्छा होगा। इधर किम कीवू के साथ एक मर्सिडीज के शोरूम में जाकर कार के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में समझता है, जिसके बाद वो पार्क से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वहां पर पार्क किम से बिना उसे बताएं कार चलाने का टेस्ट लेता है, जिसमें किम पास भी हो जाता है। साथ में वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे पार्क और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यह लोग अपनी माँ को भी नौकरी दिलाने के लिए उस घर की मेड को निकालने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो मेड उस घर के पिछले मालिक के लिए भी काम करती थी। लेकिन घर के मालिक बदल गए, पर वो मेड नहीं बदली, इसीलिए उसे घर से निकालना बहुत मुश्किल होगा। कीवू को दाहो से पता चलता है कि मेड को पीच फल से बहुत एलर्जी है, इतनी एलर्जी कि अगर पीच पर लगे हुए छोटे छोटे बाल उसके ऊपर भी गिर जाएं तो वो मर भी सकती है। इसीलिए एक दिन कीवू वो बाल उस मेड के ऊपर गिरा देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहां पर किम आकर उसकी फोटो खींच लेता है, जिसके बाद वो उस फोटो को सुयोन को दिखाकर उसे भड़काने लगता है। वो कहता है कि मैं कल अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, तो वहां पर मैंने आपकी मेड को किसी को फोन पर कहते हुए सुना था कि उसे टीबी हो गया है और वो इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मैडम, आपके घर में तो छोटे बच्चे हैं और वो अभी तक ऐसे काम कर रही है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे भड़काने के बाद वो अपनी बेटी को मैसेज कर देता है। तब कीजंग फिर से उस मेड के ऊपर वो पीच के बाल गिरा देती है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। सुयोन जब घर वापस आती है तो उसकी मेड उसे खांसते हुए मिलती है। किम डस्टबिन से एक टिश्यू उठाता है जिस पर उसने लाल केचप लगा दिया था। यह देखकर तो सुयोन का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वो अपनी मेड को बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल देती है। बेचारी मेड को यह समझ नहीं आता कि उसे नौकरी से क्यों निकाला गया, उसकी गलती क्या थी। उसकी मेड के जाने के बाद पार्क बहुत परेशान होता है, क्योंकि अब उसे अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा। तभी किम उसे एक नकली बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि मैं जब ड्राइवर की नौकरी ढूंढता था तो मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला था। यह अपने वीआईपी कस्टमर को ड्राइवर हाउसकीपिंग जैसी सुविधाएं देती हैं, आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। इसके बाद सुयोन उस नंबर पर फोन करके उस कंपनी में अपने लिए एक नई मेड की सर्विस के लिए अप्लाई करती है, जिसके बाद सोही भी इस घर में अपना डेरा जमा लेती है। ऐसे ही एक दिन दासोंग किम के कपड़ों को सूंघता है और अपने मम्मी पापा को बताता है कि जेसिका और हमारी इस नई मेड के कपड़ों में से भी किम के कपड़ों जैसी महक आती है। खैर, इसके बाद यह लोग अपने घर आकर फैसला करते हैं कि आज से वो लोग अपने कपड़े अलग अलग साबुन से धोएंगे। ये लोग उस घर में डेरा जमाने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। उनकी खुशी और भी ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि अगले दिन पार्क अपनी पूरी फैमिली को लेकर कैंपिंग करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके बेटे दासोंग का बर्थडे आने वाला था। सुयोन जाने से पहले सोही को समझाती है कि उसे किस कुत्ते को कौन सा खाना देना है और उन्हें कितने टाइम पर बाहर घुमाने ले जाना है। उनके जाने के बाद यह पूरा घर इस फैमिली का हो गया। ये कुछ दिन के लिए उस घर में ऐसे रहने वाले थे जैसे कि मानो ये उनके बाप का घर हो। इसीलिए इस मूवी का नाम पैरासाइट रखा गया है, क्योंकि पैरासाइट भी जीने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। आज रात पार्टी करते वक्त कीवू बताता है कि दाहो उसे पसंद करने लगी है और सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मैं उससे शादी कर लूंगा और ये पूरा घर हमारा हो जाएगा। ये लोग इस घर को इतना ज्यादा अपना समझने लगे कि उस घर में वो अभी से ही अपना अपना कमरा सेलेक्ट करने लगे थे। ये सभी लोग उन कॉकरोच की तरह थे जो लाइट बंद होने के बाद अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। ये लोग मजे कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। गेट पर वही पुरानी मेड थी जो बताती है कि वो अपना कुछ सामान बेसमेंट में भूल गई है, बस वो उसे लेकर तुरंत चली जाएगी। इसीलिए मजबूरन सोही को उसे अंदर लाना पड़ता है।
वो अपना सामान लेने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब वो वापस नहीं आती तो सोही उसे देखने जाती है। सोही ने देखा कि वो मेड एक बड़ी सी अलमारी को धक्का मार रही थी। सोही उसकी मदद करके वो अलमारी साइड करवाती है। उस अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था जो एक सुरंग की तरह और ज्यादा नीचे जा रहा था। असल में वहां पर उस मेड का पति रहता था। सोही ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो मेड सोही से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आते वक्त सीसीटीवी का तार काट दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। वो ये भी बताती है कि यह बंकर इस घर के पुराने मालिक ने बनवाया था ताकि कभी अगर नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ाई हो जाए तो छुपने के लिए काम आ सके। मेरे पति ने बड़े बड़े माफिया से लोन लिया था, लेकिन वो लोन नहीं चुका पाए, इसलिए वो सभी इनकी जान के पीछे पड़े हैं। पार्क के घर खरीदने से पहले ही मैंने अपने पति को यहाँ शिफ्ट कर दिया था और मेरे सिवा इस बंकर के बारे में कोई नहीं जानता। इधर ये तीनों लोग भी वहां पर छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी किम का पैर फिसल जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। कीवू कहता है कि पापा मेरे पैर में बहुत तेज लग गई है। ये मेड इनको यहाँ देखकर तुरंत उनकी वीडियो बनाने लगती है और उसे सब कुछ सच पता चल जाता है कि ये पूरी फैमिली धोखेबाज है। वो कहती है कि शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है। ये उस वीडियो को मैडम को भेजने की धमकी देकर अपने पति को लेकर ऊपर आ जाती है। उसका पति इतने दिनों बाद खुली हवा में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ये मेड इस पूरी फैमिली को हाथ ऊपर करके लाइन में खड़ा करती है और उनकी वीडियो बनाती है कि कैसे ये लोग इस घर में रहकर मौज कर रहे थे। उसका पति कहता है कि ये लोग कितने गंदे हैं, जब मैं भी ऊपर आता था तो इतनी गंदगी नहीं फैलाता था। इसी बीच मौका देखकर ये पूरी फैमिली उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करने लगते हैं। मेड उन्हें एक गमला उठाकर मारने लगती है, लेकिन तभी जेसिका भाग कर गई और किचन में रखे सारे पीच लाकर उस मेड के ऊपर गिरा देती है। कीवू तुरंत वो फोन छीनकर सारी वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन इसी बीच घर का फोन बजता है। सोही जाकर फोन उठाती है। फोन पर सुयोन उसे बताती है कि हमारे लिए पानी गर्म करके रख देना, मैं आकर रेमडोन बनाऊंगी। वो बताती है कि हम जहां कैंपिंग के लिए जा रहे थे वहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, इसलिए हम अभी घर आ रहे हैं। ये सुनते ही सोही के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसके बाद सोही खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और बाकी के लोग उस मेड और उसके पति को पकड़कर वापस उस बंकर में ले जाते हैं। वहां पर किम उन दोनों के हाथ पैर बांध कर रख देता है। ये लोग जल्दी जल्दी घर की सफाई करते हैं कि तभी घर के मालिक आ जाते हैं और जिसको जहां पर जगह मिलती है वहां छुप जाते हैं। तभी वो मेड अपने आप को छुड़ाकर ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सोही उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। उस घर में एक पल में ऐसी काया पलट होती है कि जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वहीं पर उस मेड का पति एक स्विच में अपना सर मारकर बाहर की लाइट को ऑन ऑफ कर रहा था। असल में वो मोर्स कोड के जरिए पार्क को मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलते ही किम इस बार उसे एक पाइप के साथ बांध देता है, जिसके बाद यह लोग मौका देखकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दासोंग अपना टेंट लेकर गार्डन की तरफ जाता है, इसीलिए सभी लोग वहीं की एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। दासोंग ने अपना टेंट वहीं गार्डन में लगा लिया था। तभी पार्क सुयोन से कहता है कि हम यहीं सोफे पर सो जाते हैं, कम से कम यहाँ से हम दासोंग पर नजर रख पाएंगे। पार्क जब सोफे पर लेटा था तो वहां पर बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। वो सुयोन को बताता है ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी किम के कपड़ों से आती है, जैसे कि मूली सड़ गई हो। ये स्मेल उसकी कार में हमेशा रहती है। उसकी ये बातें किम सुन रहा था, जिसे यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर काफी देर बाद पार्क और सुयोन सो जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों वहां से निकलकर भाग जाते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और इन लोगों का घर बहुत ही निचले इलाके में था, जहां पर पूरे शहर का पानी जाकर इकट्ठा हो जाता था। जब ये लोग अपने इलाके में पहुंचते हैं तो वो पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था और उनके घर में भी पानी कमर से ऊपर तक पहुंच चुका था, जिससे उनका सारा सामान तहस नस हो गया। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इन लोगों ने अपनी पहले वाली जिंदगी भी खराब कर ली। इसके बाद उस इलाके के सभी लोगों को एक सरकारी शेल्टर में ले जाया गया। इधर जब उस मेड को होश आता है तो वो अपने पति को आकर खोलने लगती है, लेकिन बीच में ही वो कहती है कि उसका सर चकरा रहा है, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने से उसके सर में काफी चोट लग गई थी और देखते ही देखते उसने अपने पति के सामने ही दम तोड़ दिया और उसका पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। इधर शेल्टर में कीवू अपने पापा से पूछता है कि पापा अब हम क्या करेंगे, आपने कहा था आपके पास एक प्लान है। तब किम कहता है कि कोई प्लान ना बनाना ही सबसे अच्छा प्लान है, क्योंकि जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से कभी नहीं चलती है। अगर चलती तो आज हम यहाँ शेल्टर में नहीं होते। वहीं पर कीवू उस एंटीक पत्थर को अपने गले से लगाकर लेटा हुआ था और वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
अगले दिन इन सबको सुयोन का फोन आता है। वो इन सबको अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। दोस्तों, जिंदगी का दस्तूर देखिए, जहां एक तरफ लोग कपड़ों से भरी अलमारी में अपने लिए नए कपड़े सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस शेल्टर में आए पुराने कपड़ों को लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घर पर सुयोन सोही को समझा रही होती है कि गार्डन को किस तरह से सजाना है। वहीं किम भी काम पर लौट आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद धीरे धीरे वहां पर पार्टी के लिए रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। पार्क अपने बेटे को सरप्राइज देने के लिए बहुत अच्छा गेटअप तैयार करता है। इस काम में वो किम को भी शामिल करता है। किम को यह काम करते हुए बुरा ना लगे, इसलिए वो उसे ओवरटाइम देने के लिए तैयार था। इधर कीजंग अपनी माँ से कहती है कि हमें एक बार नीचे जाकर चेक करना चाहिए कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। तभी वहां सुयोन आकर कीजंग को केक देकर कहती है कि तुम इस केक को परेड करते हुए बाहर लेकर जाना। तुम इसे लेकर जाओगी तो दासों को अच्छा लगेगा। वहीं पर कीवू अपने साथ उस एंटीक पत्थर को लाया था। मौका मिलते ही वो उस पत्थर को लेकर बंकर में जाता है ताकि वो उन दोनों का खेल खत्म करके अपने फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। लेकिन वहां पर उस मेड के पति ने खुद को आजाद कर लिया था, जिसे हम टिल्लू कहकर बुलाएंगे। टिल्लू ने पीछे से कीवू पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे तैसे कीवू खुद को छुड़ाकर ऊपर भागता है, पर टिल्लू उस पत्थर को उठाकर कीवू के सर में मार देता है, जिससे उसका बहुत खून बह जाता है। टिल्लू ऊपर जाकर एक चाकू उठाता है और बहुत गुस्से में उस पार्टी में पहुंचता है। वो जाते ही कीजंग को चाकू मार देता है। किम और सोही अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने के लिए भागते हैं। तभी टिल्लू सोही पर भी हमला कर देता है, लेकिन सोही ही उसे मार देती है। ये सब देखकर दासोंग बेहोश हो जाता है। पार्क उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए किम से कार की चाबी मांगता है। पार्क जब चाबी उठाने लगता है तो यहाँ भी वो बदबू की वजह से अपनी नाक बंद कर लेता है। यह देखकर किम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और चाकू उठाकर पार्क को ही मार देता है। फिर वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। सुयोन अपने बच्चों को लेकर उस घर से काफी दूर चली जाती है। फिर कई दिनों के बाद कीवू की एक हॉस्पिटल में आंखें खुलती हैं। उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो हर समय बस हंसता ही रहता था। कीजंग मर चुकी थी और कीवू और उसकी माँ के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी जैसे चार्ज लगाए गए, लेकिन उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। कीवू जब अपनी बहन के मेमोरियल पर जाता है तब भी वो हंस रहा था। पुलिस अभी भी उसके पापा को ढूंढने में लगी थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन कीवू उस घर के पास वाली पहाड़ियों पर जाता है। उस घर में अब एक नई फैमिली रहने लगी थी। रात में कीवू उस लाइट को देखता है जिसका स्विच उस बंकर के अंदर था। उस लाइट से एक मोर्स कोड आता है। कीवू उसे डिकोड करके पता लगाता है कि यह मैसेज उसके पापा ने भेजा है। असल में उस दिन किम उस घर से निकलकर गैरेज के रास्ते से दोबारा अंदर जाकर उस बंकर में चला गया था और उस दिन से आज तक वो वहीं पर है। वो रोज अपने बेटे के लिए मोर्स कोड में मैसेज छोड़ता था, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर उसे ढूंढ लेगा। जिस घर में इतना बड़ा क्राइम हुआ हो उसे बेचना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए जब घर खाली था तब किम ने उस मेड की बॉडी को बाहर लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पर कुछ दिन के बाद एक फैमिली वहां रहने आ गई और किम रात के अंधेरे में ऊपर जाकर फ्रिज से खाना चुरा लेता था। किम का वहां पर एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर कीवू भी उन्हें एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है कि मैं सबसे पहले बहुत सारे पैसे कमाकर उस घर को खरीद लूंगा और जब मैं और माँ वहां शिफ्ट होंगे तो आप भी वहां से बाहर आ जाना। जिसके साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिसने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी थी वो कमेंट करके जरूर बताना।